हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब बात आती है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की, तो ऑप्शंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। मैक्सिमम कंट्रियां P8 एयरक्राफ्ट को यूज़ करती हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। स्पेशली वो कंट्रीज जो कि यूएस के क्लोज हैं, उनके द्वारा P8 प्लेटफॉर्म को ही चॉइस बनाया गया है मैरीटाइम पेट्रोल के लिए। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी है और आज हम इसी एक्सेप्शन की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अलग ही डायरेक्शन क्यों चूज करी और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो कितना कैपेबल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जापान की, और जो एयरक्राफ्ट है ये जापानीज मित्सुबिशी P1 है। तो जापान के जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है। जापान एक आइलैंड कंट्री है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी पड़ी है, इसलिए जापान की नेवी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी का स्ट्रांग होना उतना ही ज़रूरी है। तो इनके द्वारा अच्छे खासे नंबर में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। तो मित्सुबिशी P1 से पहले इनके द्वारा अमेरिकन P3 ओरायन एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते थे, जो कि करीबन 70 के नंबर में इनके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और धीरे धीरे इनको रिप्लेस किया जाएगा कवासाकी P1 से, जो कि उतने ही नंबर में इनके द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे। तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट ये पहले से ही ऑपरेट करते थे। इनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता कि अमेरिकन अपग्रेड पर ही चले जाते और ये अमेरिकन बोइंग P8 को ही प्रिक्योर कर लेते, जैसा कि बाकी अमेरिकन एलाइज ने किया है। पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे और खुद का ही एयरक्राफ्ट डेवलप करेंगे, जिसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स इंडिजिनस होंगे, ताकि इनकी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्पेसिफिकली बना हो और समय पर वो एयरक्राफ्ट इनको मिल पाए। तो PX प्रोग्राम के अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करना था और 2001 में ही इसको लेकर मंजूरी मिल गई। और ये एक्चुअली पैरेलल डेवलपमेंट था CX प्रोग्राम के, और जो CX प्रोग्राम है उससे लास्ट में C2 एयरक्राफ्ट निकल कर आया, जो कि जापान का कार्गो एयरक्राफ्ट है। तो कॉस्ट को कम रखने के लिए दोनों ही एयरक्राफ्ट में काफ़ी कॉमनैलिटी को रखा गया, जिसके अंतर्गत ये कई एक्सटर्नल कंपोनेंट्स तो शेयर करते ही थे, साथ ही साथ कई इंटरनल कंपोनेंट्स को भी शेयर करते थे। लेकिन दोनों में बड़े डिफरेंस भी थे। जो PX प्रोग्राम था उसमें इंडिजिनस इंजन को चूज किया गया, वहीं पर CX प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेड इंजन को यूज किया गया। तो ये जो PX प्रोग्राम है ये एक्चुअली स्टॉल हो सकता था अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि 2004 में जापान और US के बीच में बातचीत चल रही थी कि जो इनका PX प्रोग्राम है इसको US के मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ मर्ज कर दिया जाए, जो कि उस समय P8 का प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम से हो सकता था कि जापान की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोइंग का P8 डेवलप कर लिया जाता। इससे जापान का ये फायदा होता कि इनका जो PX प्रोग्राम है ये सस्ते में निपट जाता। पर जापान ने यहाँ पर PX प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट रखा। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि जापान की खुद की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो अपना एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इंडक्शन टाइमलाइन है उसको इन्हें मीट करना है, इसलिए इनको अपने प्रोग्राम पर ज़्यादा भरोसा है। यूजुअली चीज़ें यहाँ पर अपोजिट होती हैं। टाइमलाइन को मीट करने के लिए बाहर के एयरक्राफ्ट देखे जाते हैं, पर जापान ने अप्रोच को बिल्कुल अपोजिट रखा और उनका भरोसा खुद के प्लेटफॉर्म पे था टाइमलाइन को मीट करने के लिए। और ये चीज़ हुई भी। इस प्लेटफॉर्म की फर्स्ट फ्लाइट 28 सितंबर 2007 में कंडक्ट करी गई। ऑल्दो ये फर्स्ट फ्लाइट पहले भी हो सकती थी, पर US सप्लायर्स द्वारा डिफेक्टिव रिवेट्स को सप्लाई किया गया था, जिसकी वजह से इसकी फर्स्ट फ्लाइट को टाल दिया गया था और अल्टीमेटली ये 28 सितंबर 2007 में ही हो पाई थी। तो P1 का जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन था और ये एयरक्राफ्ट एक रिवॉल्यूशनरी और वन ऑफ द काइंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जो कि फ्लाई बाय ऑप्टिक्स है। तो जनरली जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं ये फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लाइट कंट्रोल डिजिटल सिग्नल्स हैं ये वायर के थ्रू डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर इन सिग्नल्स को पहुँचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया गया है और ये लाइट के थ्रू होता है, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट में ये पर्टिकुलरली कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटरफेरेंस यहाँ पर कम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ना यूज होने की वजह से, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है वो एफिशिएंटली काम कर पाता है। बाकी ये सिग्नल्स ज़्यादा तेज़ी से भी पहुँचते हैं, तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो अभी तक ये फ्लाई बाय ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो है ये इसी एयरक्राफ्ट में यूज़ होती है। बाकी दूसरी जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर ये इसके इंजन्स हैं, जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस हैं और इंडिजिनस होने के बावजूद ये इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है। तो जापान जेट इंजन्स के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो इंजन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जिसे IHI F7
-10 टर्बोफैन कहते हैं। इस इंजन का रिक्वायर्ड थ्रस्ट पे जो बाईपास रेशियो है इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर है, जो कि इससे ज़्यादा क्वाइटर और फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाता है। तो ऐसे 4 इंजन यहाँ पर लगे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो ये जो XF7-10 इंजन है ये XF5-1 प्रोग्राम से निकला है, जिसको डेवलप किया गया था इनके ATDX प्रोग्राम के लिए। ATDX प्रोग्राम जापान के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रोग्राम है, जो कि बाद में मित्सुबिशी X2 शिनशिन के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जेट इंजन जो है छोटे प्रोटोटाइप को पार करता है और करीबन 49 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है आफ्टर बर्नर के साथ। तो ये लो बाईपास इंजन है, वहीं पर जो XF7 है ये इसी इंजन का हाई बाईपास वाला वर्जन है। थ्रस्ट के मामले में 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और बाईपास रेशियो यहाँ पर 8.2:1 का है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर जनरल इलेक्ट्रिक के CF34 इंजन के कंपैरिजन में, जहाँ पर आपको 5:1 का रेशियो मिलता है, उससे काफी बेहतर है। तो ये छोटे इंजन है, 4 के नंबर में P1 द्वारा यूज किए जाते हैं। तो 4 इंजन होने की वजह से सर्वाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है और अगर एक इंजन फेल भी होता है तो ये एयरक्राफ्ट आराम से फ्लाई कर सकता है, अपने मिशंस को परफॉर्म कर सकता है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में बोइंग P8 के पास 2 ही इंजन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवियोनिक्स की। तो इस प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम एवियोनिक्स जापानीज ओरिजिन के हैं और इन हाउस डेवलप किए गए हैं। वहीं पर कुछ एवियोनिक्स जो इंपोर्ट किए गए हैं ये काफ़ी लिमिटेड है और उसमें भी मेजर कंपोनेंट्स को लेकर कोशिश ये करी गई है कि उनको लोकली प्रोड्यूस किया जाए। तो जो मेन रडार है यहाँ पर ये तोशिबा द्वारा डेवलप किया गया HPS-106 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार है और इस रेडार के 3 एंटीना इस एयरक्राफ्ट में लगे हैं, जो कि 240 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड कराते हैं। पहला रेडार नोज पर है और बाकी 2 रेडार नोज की साइड पर है। अनफॉर्चुनेटली इस रडार को लेकर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। कुछ सोर्सेज से ये पता लगता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्कैन करने में सक्षम है और मेनली ये ग्राउंड टारगेट्स को ट्रैक करने के काम आता है। SAR ISAR इमेजेस को तैयार कर सकता है सर्विलेंस के लिए, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। बाकी दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेंसर है ये इस एयरक्राफ्ट की ऑप्टिकल सेंसर बॉल है, जिसे अगेन जापान में ही डेवलप किया गया है और इसे HAQ-2 इंफ्रारेड लाइट डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस पर भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नंबर्स हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, पर ये ज़रूर साफ है कि ये काफ़ी सेंसिटिव सेंसर है और वर्ल्ड के बेस्ट सेंसर से कंपेयर किया जा सकता है। बाकी अगला इम्पोर्टेंट सेंसर जो है, जो कि इसका मैड बूम है यानी कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है, ये कनेडियन ओरिजिन का है पर इसे जापान में ही बनाया जाता है। तो इसे मित्सुबिशी द्वारा बनाया जाता है और लोकली HSQ-102 कहा जाता है, बट ये एक्चुअली AN/ASQ-508 है, जो कि कनेडियन कंपनी CAE द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इंटरेस्टिंगली इसी का एक वर्जन इंडियन नेवी के P8I में भी है। तो इस एयरक्राफ्ट में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर भी दिया गया है और रडार वार्निंग रिसीवर भी दिया गया है, साथ ही साथ चैफ और फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम्स को भी दिया गया है। बाकी इस एयरक्राफ्ट में एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये है कि इसमें जो टैको ऑपरेटर्स हैं यानी कि टेक्टिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कि सेंसर से आ रही इंफॉर्मेशन को देखते हैं, इनकी हेल्प के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया गया है, जो कि इनको असिस्ट करता है इंफॉर्मेशन को जल्दी और एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए। बाकी यहाँ पर जापान का लोकली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर दिया गया है, जिसे HLR 109B कहते हैं और इसका बल्ज आउट सेक्शन आपको एयरक्राफ्ट के ऊपर दिख जाएगा। तो इसको यूज़ करते हुए ये एयरक्राफ्ट एनिमी रडार डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन करने में सक्षम है। बाकी जो कॉकपिट है ये फुली ग्लास कॉकपिट है, साथ ही साथ यहाँ पर हेड्सअप डिस्प्ले भी दिया गया है और कंट्रोल के लिए यहाँ पर कंट्रोल योक दिया गया है। तो कोई साइड स्टिक नहीं है जैसे कि एयरबस में होती है, ट्रेडिशनल कंट्रोल योक को यहाँ पर यूज़ किया गया है। बाकी वेपन्स की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट के विंग्स पर 8 हार्ड पॉइंट हैं, जिसके अंतर्गत ये 4 मिसाइल अपने एक विंग्स पर कैरी कर सकता है, साथ ही साथ ये वेपन्स को इंटरनली भी कैरी कर सकता है। तो टोटल 9000 किलोग्राम तक के वेपन पेलोड को ये कैरी करने में सक्षम है, जिसमें एंटीशिप मिसाइल्स और टोरपीडोज भी हो सकती हैं, साथ ही साथ माइंस भी हो सकते हैं और डेप्थ चार्जेस भी हो सकते हैं। तो एंटीशिप मिसाइल के तौर पर ये AGM-84 हार्पून मिसाइल को फायर करने में सक्षम है और जापान की डोमेस्टिक ASM-1C मिसाइल को फायर कर सकता है, जो कि 180 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड AGM-65 मैवरिक मिसाइल भी
ये एयरक्राफ्ट कैरी करने में सक्षम है। वहीं पर टॉर्पेडोज की बात करें तो ये मार्क 46 लाइट टॉर्पेडोज को कैरी कर सकता है। साथ ही साथ जापान के लाइट टॉर्पेडो टाइप 12 और टाइप 97 को भी कैरी करने में सक्षम है। बाकी सर्विलेंस के लिए सोनोबोयोस को भी डिप्लॉय कर सकता है, जिसके अंतर्गत 30 सोनोबोयो रेडी टू डिप्लॉय मोड में रहते हैं एयरक्राफ्ट की बेली में। वहीं पर 70 के ऊपर सोनोबोयोस कैरी किए जा सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली यूज किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी डिसेंट एयरक्राफ्ट है, काफ़ी कैपेबल भी है और एक्सपेंसिव भी है। ये बोइंग के P8 से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जापान द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बेचने की भी कोशिश करी गई, पर अभी तक उन्हें सक्सेस नहीं मिली है। बाकी बात करें जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की, तो वो इनसे काफ़ी खुश हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।